गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखने जा रहे हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आज का जो हम लोग का टॉपिक है बेसिकली वह है तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा। ये जो टॉपिक आपका है, जब हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, जीएस के पेपर 3 के बारे में, तो वहाँ एक सब्जेक्ट आपका होता है साइंस एंड टेक। वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसी संभावना बन रही है इस बार संभवतः वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा निबंध के लिए भी बहुत ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग बात करते हैं स्टेट पीएससी के बारे में, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जीएस में करंट अफेयर्स के लिए या तो साइंस टेक वाले हिस्से में यहाँ से क्वेश्चन बनना कन्फर्म है। तो आइए आज का हम लोग यूपीएससी प्राइम टाइम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी पद की शपथ लेकर अमेरिका को फिर से महान बनाने का संकल्प ले रहे थे, उसी दिन चीन के 40 वर्षीय युवक लियांग वेनफिंग ने अपना जेनरेटिव एआई का चैटबॉट डीप सीक लॉन्च किया। उसने अमेरिका के सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत और वर्षों के प्रशिक्षण के बाद बने चैट जीपीटी, जेमिनी, लामा और क्लोद जैसे चैटबॉट को धूल चटा दी और हफ्ते भर में अमेरिका का सबसे लोकप्रिय चैटबॉट बन बैठा। जब यह पता चला कि डीप सीक का विकास जेजियांग यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के स्नातक ने $60 लाख से भी कम की लागत से साल भर में ही कर दिखाया है, तो अमेरिकी बाजारों में हड़कंप मच गया। चीनी कंपनी के तकनीकी विकास से ऐसी घबराहट पहली बार फैली। ऐसा नहीं है कि डीपसीक अमेरिका के चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई मॉडलों से आगे निकला हो। गणित, कोडिंग और सहज भाषा तर्क में वह अमेरिकी मॉडलों की बराबरी पर ही है, पर अमेरिका और यूरोप में हड़कंप इसलिए मचा कि चीन के इंजीनियर ने कुछ लोगों और मामूली लागत से साल भर में ऐसा मॉडल तैयार कर दिखाया जो ऊंची लागत और वर्षों के शोध के बाद बने मॉडलों को टक्कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीपसीक ओपन सोर्स मॉडल है, यानी इसका प्रयोग परिष्कार और वितरण मुफ्त में किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली चिपों और कम ऊर्जा की खपत से चल सकता है। ट्रंप ने इस प्रसंग पर चिंता जताने की जगह इसे अमेरिकी एआई उद्योग के लिए चेतावनी बताया और अमेरिकियों से कहा कि यदि आप इसी गुणवत्ता के मॉडल कम लागत पर बना सकें तो यह हमारे लिए अच्छा ही होगा। इससे एक तो अमेरिकी एआई मॉडलों की लागतों पर सवाल उठे, जिससे उनकी फंडिंग का संकट खड़ा हो सकता है। दूसरे यह सवाल उठा कि सस्ते और किफ़ायती चीनी मॉडल मिलने पर अमेरिका के महंगे और अधिक ऊर्जा की खपत वाले मॉडल को कोई क्यों लेगा। इससे एआई उद्योग पर अमेरिका की जगह चीन का वर्चस्व कायम हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और सौर सोलों के निर्माण पर हो चुका है। मशीन लर्निंग, रोबोट विज्ञान और ड्रोन निर्माण में भी चीनी कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को भी रक्षा सामान के लिए घरेलू कंपनियों को तमाम आर्थिक प्रोत्साहन देने के बावजूद चीन पर निर्भरता समाप्त करने में दिक्कत आ रही है। अमेरिका और यूरोप में अभी तक चीन की छवि नकल में पारंगत और सस्ता माल बेचने वाले देश की रही है। इसे बदलने और 2030 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व का अग्रणी बनने के लिए चीन ने सन 2006 में शोध और विकास यानी R&D की एक रणनीति बनाई थी, जिसे उसने अंजाम तक पहुंचाया। चीन अपना 2.5% से अधिक बजट शोध एवं विकास पर लगाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास में उसका योगदान 60% हो। इस मामले में अमेरिका विश्व का अग्रणी देश रहा है, लेकिन अब चीन उससे बहुत पीछे नहीं है। अमेरिका शोध एवं विकास पर अपने जीडीपी का 3.4% खर्च करता है, तो चीन 2.41% खर्च कर रहा है। भारत इस मामले में फिसड्डी है और जीडीपी का मात्र 0.64% ही शोध एवं विकास पर खर्च करता है।
यानी शोध और विकास पर चीन भारत से 100 गुना बजट खर्च करता है। चीन का जीडीपी भी भारत से 5 गुना अधिक है, जिसके कारण शोध एवं विकास पर चीन का खर्च भारत से लगभग 20 गुना बैठता है और यह अंतर पिछले 20 साल से चल रहा है। शोध एवं विकास पर भारत विश्व में सबसे अधिक खर्च करने और आर्थिक विकास में उसका योगदान सुनिश्चित करने के कारण ही अमेरिका पिछले 50 वर्षों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी बना हुआ है। अब चीन उसी राह पर आगे सुनियोजित ढंग से चल रहा है। डीपसीक मॉडल के विकास से पश्चिमी देशों की नींद उड़ा देने वाले चीनी इंजीनियर वेनफेंग ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, हम अक्सर सुनते हैं कि चीनी और अमेरिकी एआई के बीच 1 या 2 साल का फासला है, पर असली फासला नकल और मौलिकता का है। वह नहीं बदला तो चीन हमेशा पिछलग्गू बना रहेगा और चीन हमेशा पिछलग्गू बना नहीं रह सकता। वेनफेंग जैसे सैकड़ों अन्वेषक गुणवत्ता और लागत में पश्चिम को चुनौती दे सकने वाली तकनीक का विकास करने में जुटे हैं। स्वच्छ ऊर्जा उपकरण, बिजली की कारें, कंप्यूटर गेम और अब एआई मॉडलों में भी चीन की कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि उन्हें रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप को अब व्यापार संरक्षण का सहारा लेना पड़ रहा है। मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण दौर से अब संरक्षणवाद और क्षेत्रीय गुटबंदी के दौर में प्रवेश करती दुनिया में विकास करने और वर्चस्व कायम करने के लिए शोध एवं विकास पर बल देने की जरूरत और बढ़ गई है। इसके बिना न अपनी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है और न अपना माल बेचकर व्यापार बढ़ाया जा सकता है। दूसरे देशों में अपना माल और सेवाएं बेचे बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इतिहास में कोई ऐसा देश नहीं हुआ जो अपना माल बाहर बेचे बिना संपन्न बना हो। इसीलिए भारत को यदि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ शोध और विकास के लिए अपने बजट को कई गुना बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक प्रगति में उसका योगदान अधिक से अधिक रहे। इसके लिए उसे आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी जिन्हें आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाए बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। करीब 25 से 40 करोड़ वाले मध्य वर्ग और लगभग 6.5 करोड़ लघु उद्यम वाले देश में 2-2.5 करोड़ लोगों के आयकर से यह सब नहीं हो सकता। कर्ज उठाने से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है और जीएसटी से मांग घटती है और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा यहाँ पर था, तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा, मुझे लगता है कि जीएस के 3rd पेपर में साइंस टेक वाले उसमें सेक्शन में, और यदि अगर हम लोग स्टेट पीसीएस के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका करंट अफेयर्स के लिए या साइंस टेक वाले हिस्से में आपका यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म बनता है। यदि हम बात करते हैं निबंध के लिए तो निबंध में भी क्वेश्चन यहाँ से अनिवार्य रूप से आने की पूरी संभावना है। तो ये रहा हमारा आज का यूपीएससी प्राइम टाइम। कल फिर हम 9 बजे मिलेंगे यूपीएससी प्राइम टाइम के साथ। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। आप सब लोगों को शुभ रात्रि। धन्यवाद।